नमस्कार। संघर्ष आपके चैनल में आप दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो मेहमान परिचय के इस काबिल, जो संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है, जो व्यक्ति अपने समय में, आज के समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे काम को कर रहे हैं और उस परिवार से आते हैं जहां शिक्षा की दूरों दूरों तक कोई नाम निशान नहीं था। आपको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस व्यक्ति के यहाँ 9-10 पढ़ लेना भी बहुत बड़ी काबिलियत की चीज़ थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उस परिवार से निकल करके और उन्होंने डॉक्टरेट तक की डिग्री ली। उनका परिचय डॉक्टर सुभाष कुमार के नाम से हम और आप जानते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सुभाष सर से। नमस्कार सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस एपिसोड में मुझे मौका दिया आने का, और आपका धन्यवाद कि संघर्ष आपका एक एपिसोड जो चल रहा है काफ़ी लोकप्रिय है जी। और इस चैनल में आपके द्वारा जो भी निष्कर्ष या जो भी प्रतिक्रियाएं होती है बहुत बेहतरीन होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे एपिसोड को देखते भी हैं, इतना बहुमूल्य समय निकाल करके इस एपिसोड को आप देख पाते हैं, इसके लिए काफ़ी फिर से धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय अपने दर्शकों के लिए आपके मुखारबिंद से चाहेंगे कि आप अपना परिचय और अभी कौन कौन से काम को आप कर रहे हैं और आपका फुल परिचय क्या है। जी नमस्कार। फिर से मेरा परिचय हुआ, मैं सुभाष कुमार, ग्राम पोस्ट माधोपुर, थाना भी माधोपुर है, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा संस्था, पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। उसके बाद मैंने अपना एक छोटा सा विद्यालय जो कि ग्रामीण स्तर पर मैं अभी रन कर रहा हूँ और साथ में अपना कोचिंग भी चला रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस संघर्ष भरे जीवन में आपका जो शुरू का दिन रहा, आज कोचिंग स्कूल, और आप, अब मुझे ये जानते हुए खुशी हो रही है कि आपने पीएचडी किया है, वो भी मैथ से और जेपी यूनिवर्सिटी से। मैं, क्या आपके परिवार में कोई पीएचडी होल्डर पहले से था या आपके दूर 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 दराज रिश्तेदार में भी कोई पीएचडी किया था? ये कहना तो मतलब आपका सवाल जो है बहुत बेहतरीन है। ऐसे मेरे माता और पिता दोनों अशिक्षित हैं जी। और मेरा परिवार जो है बड़ा है, और मेरे परिवार में कोई भी मेरे पहले मैट्रिक भी पास नहीं था जी। लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही रहना चाहता था, क्योंकि शिक्षा के बदौलत हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। इस छोटे से जीवन में अगर हासिल कुछ करना है तो शिक्षा है, इसलिए मैंने शिक्षा को चुना और इसमें निरंतर बढ़ता रहा। तो आपको काफ़ी कठिनाइयाँ आई होंगी, क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, आप इतने आगे पढ़ने के लिए आपको स्वरोजगार की भी ज़रूरत पड़ी होगी, आपको कमाने की भी ज़रूरत पड़ी होगी। तो क्या आप किस तरह की दुख झेल करके, किस तरह की संघर्ष करके यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, जहाँ तक बात है कि जो संघर्ष का है, तो शुरू से ही मैं कक्षा 9th में जब था तभी से मैं ट्यूशन पढ़ाता था अच्छा। बच्चों को, चूंकि रुचि था पढ़ाई में, साथ में अन्य वर्क भी करता था, बिजनेस का बहुत सारे बिजनेस था हमारे पास। क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाना है, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैंने फाइनेंशियली अगर सपोर्ट ना मिले तो इंसान नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि साथ में मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊं, ताकि मेरा जो बेस है वो भी मजबूत होता रहे और मैं अपना पढ़ाई को निरंतर बना कर रख सकूं। अच्छा, आपके जीवन का वो पल जो कभी आप भूल नहीं सकते, कोई दिन ऐसा आपके ज़िंदगी में आया जो दुख भरे दिन था या खुशी का दिन था, जिसको आप भुलाते नहीं हैं, बराबर जब भी कुछ करने जाते हैं, कोई उपलब्धि मिलती है तो आपको वो याद आता है? ऐसा मौका आया था जब मैं पीजी में था, और उस समय बहुत पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन में थे तभी शादी हो चुकी थी जी। उसके बाद जब मैं पीजी कर रहा था, उस समय एक सिचुएशन ऐसा आया था कि परिवार को भी देखना था
और अपनी शिक्षा को भी देखना था। हम्म, तो उस पल को मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई छूट जाएगा। अच्छा अच्छा। पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई थी, जी। पढ़ाई छूट जाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत रखा, हौसला रखा और पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, जिसका बदौलत आज मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली। मेरे पास है। क्या आपके जो शादी जो आपकी पढ़ाई करते हुए उम्र में हो गई, तो क्या दर्शकों के बच्चों के आजकल के बच्चों को ये आप बताना चाहेंगे कि शादी पढ़ते रहते पीरियड में हो जानी चाहिए, एक समय से होनी चाहिए, या पढ़ लिख लेने के बाद होनी चाहिए? आपने क्या अनुभव किया इसे? किसी भी व्यक्ति को जो स्टूडेंट लाइफ है, मेरे ख्याल से जी। मेरे पेरेंट्स जो कि शिक्षित नहीं थे, थे। तो उनको लगा कि मैं अपने जिम्मेवारियों से निपट जाऊं, मेरा लड़का जो है इंटर पास है, ग्रेजुएशन में है और इसका शादी ब्याह कर देंगे तो हमारा जिम्मेवारियां जो हट जाएगा। खैर, गार्जियन का जिम्मेवारियां वो अपना अपने जगह पर है, लेकिन यह देखने को मिला कि अगर शादी आपकी हो जाती है तो जो आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं वो नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मुझे इससे यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी व्यक्ति को यदि स्टूडेंट लाइफ में है तो कभी भी नहीं उसे सोचना चाहिए शादी के तरफ या कोई मतलब अपना जीवन साथी बनाने के लिए, क्योंकि काफी कठिनाइयां होती है, समाज से लेकर और पारिवारिक समस्याएं होती है, जिससे दोनों करना संभव नहीं हो पाता है। इसमें योगदान रहा है मेरे परिवार का, जिसके बदौलत मैं अभी भी शिक्षा में बना रहा हूँ। यानी आपकी पत्नी, आप जैसे कह रहे हैं, तो आपके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्नी द्वारा या आपके परिवार को चलाने में ये कठिनाइयां जो आती हैं, तो क्या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो शादी बहुत पहले कर लिए हैं और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उठाए, तो क्या उस तरह की सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है? देखिए, सपोर्ट मिलता है, यदि फाइनेंशियल उनका बैकग्राउंड अच्छा रहा तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ होता है कि इंसान डाइवर्ट हो जाता है, दो जगहों पर डाइवर्ट हो जाता है। माइंड होता है कि मल्टीपल माइंडेड है तो वो तो वर्क कर सकते हैं, अगर मल्टीपल माइंडेड नहीं है तो वर्क नहीं कर पाएंगे, पारिवारिक उलझनों में रह जाएंगे और अपनी जो उन्होंने सोचा है कि मेरा सपना अगर कोई देश सेवा के हो या समाज सेवा का हो, वो अपने परिवार में ही सिमट कर रह जाएंगे। आपके जो संस्था आप चलाते हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं जी, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पहले के समय में ये देखा जाता था कि बच्चों में बड़ी अच्छी संस्कार थी, बहुत अच्छे लोग सो मिलना जुलना और ये चीज़ें होती थी। आज के बच्चों में जो निचले स्तर से ही संस्कार विहीन होते जा रहे हैं जी, इसमें क्या कहेंगे गार्जियन के लिए आप या शिक्षकों के लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो एजुकेशन में बहुत पहले से हूं, तो पहले वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अपने गुरु को एक गुरु के हैसियत से मानते थे और जब भी आते थे एक उस नजरिए से देखते थे कि हमारे गुरु है, इनका कहना मानना है, जो भी जैसे भी जहां भी बैठाकर पढ़ाते थे वो लोग पढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन कोरोना काल के बाद से सिचुएशन ऐसा आया है, मेरा अनुभव रहा है, कोरोना काल के बाद से पेरेंट्स का इसमें भागीदारी तो है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल में फोन में उलझा दिया, सोशल मीडिया में उलझा दिया। नहीं, आप पेरेंट्स को मोबाइल में उलझाना कह रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि कोरोना के चलते सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लास चलाने लगा, जिसके वजह से बच्चे बच्चे मोबाइल में चले गए। क्योंकि पेरेंट्स की मजबूरी थी, उस समय तो पेरेंट्स डांटता भी था कि भैया आप नहीं, बच्चा को मोबाइल नहीं देना है। आज बच्चा कहता है कि हम होमवर्क भी उसी से करना है, हमारा क्लास वर्क भी उसी में आ रहा है, हमको ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो पेरेंट्स कैसे मोबाइल नहीं दे? देखिए, पहले उस समय तो मजबूरी थी कि नहीं, क्लास कर रहा है बच्चा तो जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज है कि अगर हम जो बुक से पढ़ लें, बुक से अगर मानकर चले कि हम 6 घंटा पढ़ने के लिए एबल है, लेकिन मोबाइल उठाकर अगर पढ़े तो 1 घंटा भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। समस्याएं क्रिएट होती है आंख से लेकर और माइंड से लेकर। तो जहां तक बात है कि अभी सोशल मीडिया से हम लोगों को लगे रहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर हमें बुक प्रीफर करना चाहिए, बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां तक बात है, कुछ ना कुछ पेरेंट्स के मतलब सहयोग चाहिए, ताकि बच्चे जो है जो सामाजिक दूरी से हट रहे हैं वो सामाजिक
जैसे नैतिकता, जिसको नैतिक शिक्षा कहते हैं, नैतिक शिक्षा से भाग रहे हो। नैतिक शिक्षा अभी है ही नहीं। तो नैतिक शिक्षा इस कारण से नहीं है, मुझे जहाँ तक अनुभव है कि हम लोग जो 5, 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा की किताबें होती थी जी। आज के न प्राइवेट स्कूलों में है न सरकारी स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती थी नैतिक शिक्षा की, उस तरह की कोई किताबें नहीं है। ये चीजें उसके बाद से गुरुओं को भी ये लगने लगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गुरु को भी ये लगता है कि बच्चा आया अपना पढ़ा जा रहा है, उससे हमको बहुत मतलब नहीं है। गार्जियन को भी ये लग रहा है कि बच्चा का पैसा देना है मुझे, मास्टर को फी दे दिए हैं, बच्चा जा रहा है, पढ़ रहा है, आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से इस चीजों को दूर करने के लिए कुछ दिन पहले जो सरकार भी अभी कर रही है, पीटीएम कर रही है, प्राइवेट स्कूल भी करते हैं, लेकिन पीटीएम करने का उद्देश्य वो नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। उसमें मार्क्स दिखा करके और बच्चों को कागज पर छपी मार्क्स दिखा करके आप बहुत उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते हैं। बच्चों की शिकायत गार्जियन पहले करता था और शिक्षक उसको गाइडलाइन देता था, समझाता था, मारता पीटता था। आज जो समय है उस हिसाब से लग रहा है कि ना गार्जियन उस ढंग से अपने बच्चे को मार पीट सकता है, ना शिक्षक के लिए तो बैन है भैया। इस पर आप क्या कहेंगे? जहां तक बात है कि जैसे कि हमें मैंने अपना अनुभव इसमें मैं शेयर कर रहा हूं कि जो बच्चे ना ही वो गार्जियन को बात मानते हैं, ना ही अगर वो स्कूल में आते हैं तो स्कूल के भी टीचर होते हैं कि चलिए नहीं हमें नहीं मारना है, ठीक है, तो सभी लोग अगर पीछे भागेंगे तो बच्चा का तो करियर कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा, वो खतरे में जाएगा। तो उसमें रिस्क लेना पड़ेगा कि नहीं हम बच्चे को सही राह दिखाएं और बच्चा हमारा जो सही मार्गदर्शन है उसको फॉलो करें। गार्जियन को भी इसमें सहयोग करना होगा। अगर गार्जियन सहयोग नहीं करते हैं तो बच्चा किसी भी राह में वो नहीं जा पाएगा, वो अपना ट्रैक पकड़ लेगा, वो अलग एक दुनिया में चला जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि हमको इसको डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनाना है तो माता पिता को भी उस हिसाब से ही सोचना होगा। और जो गुरु जी है, अगर मानकर चले कि आपने बोल दिया कि इसे मेडिकल का तैयारी कराना है तो मेडिकल के लिए वो अपना हर एफर्ट लगाएंगे, हर चीज अपना तैयारियां कराएंगे, लेकिन जब जाते हैं बच्चे घर पर जा रहे हैं तो उस हिसाब से उसको मोटिवेट करना होगा कि आप इतना देर पढ़िए, आप ये चीज करिए, जो गुरु जी कह रहे हैं उसको मानिए, तभी जाकर चेंजिंग हो पाएगा सर। खास करके देहात में हम लोग देखते थे, शहरों में तो नहीं रहे हम लोग छोटे बच्चों की तरह पढ़ने के समय में, या जो अपने जमाने की बात या आपकी भी जो उम्र बता रही है आप देख पा रहे होंगे कि आज इतनी सुविधा हो गई 2005 के बाद, लाइट वाइट ये सारी व्यवस्थाओं के बाद जो हम आप बोल पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोगों के जमाने में लालटेन हुआ करता था और लैंप हुआ करता था, लेकिन एक दिशा निर्देश मिला हुआ करता था गार्जियन से और टीचर से कि आपको आने के बाद शाम के समय 2 घंटा पढ़ना है और सुबह पढ़ना है। इस तरह की गाइडलाइन होमवर्क बनाने के लिए अब कोई भी नहीं मिलता है कि इसमें गाइडलाइन क्या है, बच्चा को कब पढ़ना है, नहीं पढ़ना। हम लोग को सुबह सुबह 4 बजे भोर में जगा दिया जाता था कि अभी लालटेन जला के आपको पढ़ना है, और सुबह समय पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड जो है फ्रेश रहता है और तुम्हें याद हो जाएगा। और शाम को पढ़ोगे तो दिया जलाने के टाइम में तुमको ये काम कर लेना है, तो इससे तुम शाम के समय में पढ़ोगे। तो 2 घंटा हम लोग शाम को पढ़ लेते थे और 2 घंटा सुबह लोग को जगने से पहले पढ़ लेते थे। आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि किसी क्लास में या किसी तरह के आपके जैसे स्कूल वाले, कोचिंग वाले ये बातें नहीं बता पा रहे हैं कि कब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो क्या इस पर आपके क्या विचार है? देखिए बहुत सारे सुविधाएं बहुत बढ़ गई जी, सुविधाएं में कमी नहीं है, बच्चों को सुविधा अभी जितना है पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था। लेकिन एक चीज होता है कि अगर बच्चा को हम लोग प्रॉपर गाइड भी देते हैं तो बच्चा अगर घर पर जा रहा है तो वो सीधा एकदम निगेटिविटी आता है। अगर हम लोग कभी कभी तो फोन लगा कर भी पूछ देते कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं किया है, तो वो सीधा पेरेंट्स बोलते कि हमारा बच्चा बोल रहा है कि आप लोग तो कुछ देवे नहीं किए, याद करने को कुछ भी नहीं मिला है। तो जो हम लोग गाइड देते हैं बच्चा वो रास्ता नहीं भूल जाता है। नहीं, गाइड देते हैं आप रास्ते में भूल जाता है। आपने होमवर्क दिया जी तो उसके कॉपी में होगी, उसके डायरी में होगी। गार्जियन जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि अनपढ़ गार्जियन है तो वो ट्यूटर रखता है, जी घर में पढ़ाने के लिए रखता है।
तो बच्चा तो वो ले जाता होगा, और उस बच्चा को अगर नहीं हो रही तो फिर आपके दायित्व बनता है कि उस गार्जियन को पेरेंट्स मीटिंग में हम इस बात को बताएं कि भैया आपके बच्चा को हमने ये दिया था, इस तारीख को दिया था। तो गार्जियन तो ठीक है, गार्जियन कह रहा है कि आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको भी दायित्व तो बनता है कि अगला दिन फिर हम देखें कि मिला है कि नहीं मिला। जी जी। तो इन चीजों को तो निगरानी हमेशा करना ही चाहिए, ऐसा थोड़ा है कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस अगर पेरेंट्स तक पहुंच सके कि आज विद्यालय का एक गाइडलाइंस है और इसको हमें फॉलो कराना है, बच्चा को हर हाल में इस तैयारी करा कर भेजना है, तो हो सकता है कि इन सारे चीजों को हम लोग कर पाए। यानी आपके समझ से गार्जियन पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन आपके दिए गए होमवर्क को तैयार करवाए, जी, चाहे वो ट्यूटर रख के करवाए या अपने से करवाए, जी, तब जाके ही हो पाएगा। जी। अभी जो समय चल रहा है हम लोग के एपिसोड के तहत, आज 2 दिन पहले इंटर का रिजल्ट आया, आज शायद मैट्रिक का भी आ गया है। मैट्रिक का हो सकता है कि 28 से 31 के बीच में अनाउंस किया गया है। इन बच्चों के लिए आप शुभकामना के साथ साथ कौन सा उद्देश्य अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें जो आगे कर सकें? देखिए, जो भी अभी बच्चे मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ शुभकामनाएं हैं कि आपका रिजल्ट सबसे पहले बढ़िया हो, बेहतर हो, और आप उस फील्ड को चूज करें जो आपके करियर को बना सकता है, आपके भविष्य को बना सकता है। अगर कोई आपको दिक्कतें हो रही है तो आप वैसे गुरु का चुनाव करें जो कि आपके सही मार्गदर्शन दे सकता है। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट, मैं तो कहूंगा कि सबसे बढ़िया आपके लिए है कि आप ये चैनल देख रहे हैं तो डायरेक्ट इस चैनल पर ही कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कि हमें एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, तो हो सकता है कि सर इसके बारे में भी आप लोगों को मदद कर सकें और सही आपका मार्गदर्शन मिल सके। देखिए, हम तो ये कहते हैं बच्चों के लिए, जब हमारी तरफ से आप हमको मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोग तो कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत दिनों से ये सोच भी रहा हूँ कि इस तहत आपके अच्छी मतलब आपने अपने बातों में जो रखा, मुझे ये लगता है कि बच्चा मैट्रिक पास करता है जी। और मैट्रिक पास करने के बाद उसको ये लगता है कि मुझे इंटर करना है जी। जबकि कोई जरूरी नहीं है। आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं। जी जी। तो बच्चों को कम से कम 18 डायरेक्शन में मैट्रिक के बाद जा सकते हैं जी। अगर 12 कर लेते हैं तो 32 डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं उस तरह का नहीं बता सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली अगर बच्चा हमसे मिलता है या बच्चे अगर हमको मतलब आकर के विजिट करते हैं या उस तरह का मौका मिलेगा तो मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा कि मैट्रिक के बाद 18 कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जिससे आपका जीवन सफल रहेगा, और इंटर के बाद आप कौन से 32 कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चों को लगता है मैट्रिक करना है, इंटर करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं। ये सब चीजें भी करना है और ये सब चीजों, दूसरी चीजें आपके फॉलोअर्स और आपके देखने वाले लोगों को, और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आज एक बात बता देना चाहता हूं, ऐसे वीडियो मेरा बहुत सारा चलता भी है कि मेरे ट्रस्ट के माध्यम से जो भी बच्चे मैट्रिक और इंटर पास करेंगे 50% से अधिक मार्क्स से जी, वो मिनिमम 50% होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है जी। उन बच्चों को उनके सोच के तरफ से, और वो जो शायद सोच रहे होंगे कि हमारी इस तरह की कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, उस कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, सरकार की यूनिवर्सिटियों में उन बच्चों को फ्री पढ़ाने की व्यवस्था हमारे यहाँ है। बच्चों को सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और उनको रहने खाने की खर्च उठाना होगा, बाकी की सारी खर्च हमारा ट्रस्ट उठाएगा। जो 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जो भी खर्च होगा आपके बच्चों को पढ़ाने में, वो ट्रस्ट उठाएगा। आपके बच्चे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, इन तरह के शहरों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में रह करके पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से
ये जानकारी देना चाहता हूं, और चैनल के माध्यम से भी जो देख रहे होंगे, मेरे भी दर्शक, आपके भी दर्शक, और तमाम जो भी लोग सुन देख रहे होंगे, उनके लिए यह है कि अगर पढ़ने की इच्छा आपको है तो पढ़ाने के लिए मेरा कदम पीछे नहीं हटेगा। आप सिर्फ नाम लिखवाने की वादा कीजिए, पढ़ाई पढ़ाने की वादा मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि मेरी बातों को गहराई से समझे। और सर का कहने का अर्थ है कि अभी जैसे कि मान कर चले किसी भी प्रकार के आपके पास समस्या है तो आप डायरेक्टली जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से या मुझसे संपर्क करके या सर से डायरेक्ट संपर्क करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी आप मैट्रिक पास कर रहे हैं तो कम समय में आप कैसे कामयाब बनेंगे। हाँ, इस सर जी का कहने का ये अर्थ है कि ज्यादा हम 2 साल अपना इंटर बर्बाद करेंगे, 3 साल ग्रेजुएशन, पीजी, ये सिंपल कोर्सेज करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। अगर हासिल करना है तो आपको कोई टेक्निकल डिग्री हासिल कीजिए और जल्द से जल्द आप कामयाब बन जाइए। जैसे बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग एजुकेशनल मोटिवेटर हैं, एजुकेशन के बारे में लोगों को राय देते हैं। तो बहुत सारे लोग पीएचडी कर लिया है, बहुत सारा लोग एमए बीए कर लिया है, उसके बाद आता है, कहता है कि सर मुझे डिप्लोमा हो रहा था तो टिस्को कंपनी में मेरा नौकरी लग जाता, मेरा जिंदल में नौकरी लग जाता। भैया, आपने 5 साल 7 साल 10 साल पढ़ करके बर्बाद किया, आपने 10 लाख 15 लाख रुपया बर्बाद किया, उसके बाद ये समझ में आया। तो मैं अभी के बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ, लोगों को ये लगता है कि कमाना है, तो ये भी नहीं है। लेकिन पढ़ने का मतलब, जिस तरह हम कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। बिना पैसा के आप भगवान की पूजा तक नहीं कर सकते हैं। जब आप वहां जाएंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी अगरबत्ती के लिए, पैसे की जरूरत पड़ेगी चंदन रोड़ी के लिए, पैसे की जरूरत पड़ेगी लड्डू और पेड़ा के लिए, और इसके बिना भगवान भी खुश नहीं होते हैं। तो हर जगह पैसा लगता है, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि आप पैसा के लिए मत भागिए। आपकी अगर स्थिति आज अच्छी नहीं है तो कल आपकी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन आपको पैसा के अभाव में पढ़ने से नहीं रोक सकता है कोई। इसके लिए आप मुझे संपर्क करें, सर से संपर्क करें, या चैनल पर दिए गए नंबरों से, या जहां से भी आपको उपलब्ध होता है आप संपर्क करें। आपको पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। लास्ट सवाल सर आपसे होगा, आप अपना जो संस्था चलाते हैं उसमें कौन कौन से क्लासेज की पढ़ाई होती है, कौन कौन सी सुविधा देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। मेरा जो संस्था है अभी तो मैं 6 से 12 तक चलाता हूँ। कोचिंग चलाते हैं? कोचिंग चलाते हैं जी। उसके बाद में जो विद्यालय है, प्ले टू 8 तक रजिस्टर्ड विद्यालय है, बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसमें 25% जो सीट है निःशुल्क वो भी देते हैं। आरटी के तहत हम लोग नामांकन भी लेते हैं। और जो हमारा कैंपस है वो समझिए कि एक फील्ड टाइप का कैंपस है। ये नहीं कि वो अंधेरा रूम में हम लोग पैक करके पढ़ाते हैं, लाइट जला के पढ़ाते हैं। अगर ये लाइट जो जल रहा है, हम लोग अगर 5 बरस इस लाइट में रह जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वैसे विद्यालयों पर ही ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा। वातावरण मेन मायने रखता है। अच्छा विद्यालय है, आप नज़दीक के विद्यालय है, आप जो भी देख रहे हैं इनके विद्यालय में जाएं, विजिट करें। आप कहीं भी, मेरे उद्देश्य इनके यहाँ या कहीं की नहीं, मेरे उद्देश्य ये है कि आप बच्चों को एडमिशन कराने से पहले विद्यालय की विधि व्यवस्था और वहाँ के वातावरण को देखें, उसके बाद ही बच्चों का एडमिशन आप उस विद्यालय में कराएं। पैसा बहुत मायने नहीं रखता है, कहीं 100 रुपया कम होगा तो कहीं 200 रुपया ज़्यादा होगा, लेकिन आपके बच्चे को शिक्षा जो देना है वो निचले स्तर की शिक्षा में काफ़ी मेहनत का चीज़ होता है। मैट्रिक इंटर के बाद बच्चों को पढ़ाने में बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नर्सरी से लेकर के और 5 तक पढ़ाने में बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा उस समय पढ़ना नहीं चाहता है, उसको खिला खिला करके और बहुत सारी एक्टिविटी करके उसको पढ़ाना पड़ता है। तो लास्ट सवाल आपसे होगा, क्या आपके यहाँ 11th और 12th के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं तो क्या पटना और दिल्ली के जैसा ही फी ज़्यादा लगता है, या आप लोग भी फी एक बार में लेते हैं या मंथली वाइज लेते हैं? हम लोगों के यहाँ का ये टोटल मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये थ्योरी है कि नहीं, मंथली वाइज ही देना है। अच्छा। और ईयरली नहीं है, एक बार पैसा नहीं जमा करना है, मंथली जमा करना है। नॉर्मली फी है सारे जगहों से, मतलब अगर देखा जाए तो मेरे एरिया में सबसे कम है। हालांकि मेरे यहाँ अगर कोई बच्चा आता है तो अन्य लोगों से 100 रुपया मैं ज़्यादा लेता हूँ। क्या फी है आपके यहाँ, लोग बता सकते हैं तो बता दें।
500 रुपया पर मंथ मेरा इंस्टीट्यूट का फी है। बाकी लोग मेरे यहाँ अभी 400 रुपया रखे हैं, क्योंकि मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव अपॉलस्ट्रिक और कंसेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश करता तो हूँ। आप तो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, तो 500 रुपया में सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं या और भी सब्जेक्ट आपके यहाँ होता है? नहीं, हम्म, मैथ है हम्म, और मैथ के साथ में मैं साइंस भी कराता हूँ, क्योंकि सारे जो टीचर्स हैं उसी टाइप के हमारे जैसे लोकल क्षेत्र है तो उसी तरह से कराते हैं। बाकी जो हिंदी है, इंग्लिश है, इसके लिए अलग से टीचर है। अलग से टीचर रख के जी। आप लोग तो 500 रुपया मंथली जो लेते हैं, इसमें सारे सब्जेक्टों की तैयारी आप लोग करवाते जी। हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया और आपके आपका भी टोटल संघर्ष के जीवन से ये निष्कर्ष निकल के लगा कि आपने जो शुरू में मुझे बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार सर, आज बहुत काफ़ी समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।